चलो आज शुरू करते हैं बेटा क्लास 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, बेसिक्स। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ क्या है, उसी के बारे में बात करना है। यानी जो हम जैसे अभी दिख रहे हैं, हम जो आप सब लोग, चाहे मैं ले लूँ, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग भी ले लो, जिस चीज़ से वो बनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए बेसिक्स है। तो अभी तक आइडिया लग गया होगा कि फंडामेंटल का मतलब है इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। और लाइफ का फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट क्या होता है? सेल होता है। यानी ये पूरा चैप्टर किससे डील करने वाला है? आपका सेल से डील करने वाला। ठीक है, इसमें सेल के हर चीज़ को पढ़ना है हमें, सेल का फंक्शंस पढ़ना है, सेल के अलग अलग सेल्स में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सब कुछ पढ़ना है। तो चैप्टर को डील करेंगे हम, सेल के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, जो हम जिस चीज़ से मिलकर बने। अगर मैं घर की बात करूँ तो कोई भी घर किस चीज़, सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? ब्रिक्स, ईंटें होती हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सेल है। हम जैसे दिख रहे हैं सब बदौलत किसके? सेल के बदौलत हम इतने ऐसे दिख रहे हैं। अगर सेल नहीं होता तो हम ऐसे होते ही नहीं। ठीक है, और क्या करता है सेल? सेल के और क्या क्या चीज़ें हैं जैसे और देखते हैं। सेल को क्या बोलते हैं? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके वजह से रिस्पॉन्सिबल है? सेल की वजह से। सेल क्या करता है? जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ में जाते हैं। आपने टिश्यू वाले चैप्टर में टिश्यूज़ के अलग अलग फंक्शंस को पढ़ा होगा, एनिमल टिश्यू देखा होगा, प्लांट टिश्यू देखा होगा। ठीक है, जब ये बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। लाइक अगर मैं कुछ इंडिविजुअल ऑर्गन्स की बात करूँ तो हार्ट एक ऑर्गन है, आपका लंग्स एक ऑर्गन है। ठीक है, स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। सारे ऑर्गन के कुछ अलग अलग फंक्शन है। हार्ट का फंक्शन है ब्लड पंप करना, स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन परफॉर्म करना, लंग्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन परफॉर्म करना। तो ये सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? आपका ऑर्गन बनाएंगे। और जब ये सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे तो ये ऑर्गन मिलकर क्या बना लेंगे? आपके ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। जैसे मैं बात करूँ, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। ठीक है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। तो ये सारे ऑर्गन से मिलके ही बने हैं आपके अलग अलग सिस्टम्स। तो इस तरीके से सेल क्या कर रहा है? आपका स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये तो बात होगी आपकी स्ट्रक्चरल। बात है फंक्शनल की भी बात करनी है। ठीक है, जो भी आपके बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, CO2 एक्सेल आउट करते हैं, O2 लेते हैं, ये सारे रिएक्शंस कहाँ होते हैं? आगे चल के पढ़ोगे, सारे के सारे रिएक्शंस आपके सेल के अंदर ही हो रहे हैं। तो सेल भी क्या है? एक तरीके से आपका फंक्शनल यूनिट भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सारे फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं? सेल के अंदर हो रहे हैं। तो सेल को इसलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी पहले एक लाइन लिख लो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ देखोगे जो चीज़ मैंने अभी बताई वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है, देखो, सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? आपके टिश्यूज बना रहे हैं, टिश्यूज मिलके आपके ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? आपके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया। फिर नीचे देखो क्या लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड देयर फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इनसाइड द सेल। सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही है? एक तरीके से आपके सेल में हो रही है, इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। पहले कुछ डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो ये सेल वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पहले किसने फाइंड किया, कहाँ से ये वर्ड आया? तो इसके पीछे जो साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है उनका क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की 1665 में। ठीक है, मैंने अलग से सारी डिस्कवरी एक जगह लिखी हुई है ताकि तुम्हें एक जगह ये नोट्स बन जाए। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया आपका सेल। बट इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो कैसा था? वो एक डेड सेल था। ठीक है, वो एक डेड सेल था। ये सेल उन्होंने डिस्कवर कहाँ से किया था? पेड़ की छाल से, कॉर्क सेल से। पेड़ की छाल को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। और कॉर्क नेचर में कैसा होता है? डेड होता है। पेड़ की छाल को निकाला होगा स्क्रैप करके, उसको फिर माइक्रोस्कोप पे रख के देखा होगा, फिर उन्होंने सेल की डिस्कवरी की। जो माइक्रोस्कोप इन्होंने यूज़ किया था सेल की डिस्कवरी में, वो इनका खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप था। सोचो, एक तो डिस्कवरी भी की उस बंदे ने और अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप पे की। ठीक है, दूसरा देखो, अब सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिस्कवरीज है। जैसे 1674 में एंटोनी वॉन लियोनहॉक, इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो कैसा था? वो एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया आपका डेड सेल, और लियोनहॉक सर ने आपका डिस्कवर किया लिविंग सेल। ठीक है, दोनों ही सेल में था। ये सब MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है सेल का 1665। और डिस्कवरीज देखो, रॉबर्ट ब्राउन एक नाम आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं करना है। रॉबर्ट हुक अलग है जिन्होंने सेल डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन वो थे जिन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सब पढ़ेंगे एक एक करके कि न्यूक्लियस क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, एक और है
1839 में एक और सर है, इनका नाम है पुरकिंजे। इन्होंने एक टर्म क्वाइंट किया जिसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। एक तरीके से अभी आप ये समझ लीजिए सेल के अंदर जो लिक्विड का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इधर देखोगे, उसके बाद देखो 2 साइंटिस्ट का नाम एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, 2 साइंटिस्ट का नाम एक साथ लिखा हुआ है, शिल्डेन एंड श्वान, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 साइंटिस्ट ने एक सेल थ्योरी दी, क्या दिया, एक सेल थ्योरी दी है। ये दोनों साइंटिस्टों ने एक सेल थ्योरी दी और इनकी सेल थ्योरी ये बोलती है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये शिल्डन और स्वान ने क्या दिया, एक सेल थ्योरी दी। इस सेल थ्योरी को, जो सेल थ्योरी शिल्डन एंड स्वान सर ने दी, इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, किन्होंने, रुडोल्फ वर्काओ ने मॉडिफाई किया। और इन्होंने बोला कि भाई हम तो ये बात तो मैं मानता हूँ कि हम बने हैं सेल से, बट ये सेल कहाँ से आया, ये बात तो वो मान रहे हैं कि शिल्डन एंड स्वान ने बोला कि हम तो बने हैं सेल से, लेकिन ये सेल कहाँ से आया। तो फिर रुडोल्फ वर्काओ ने ये बोला ये सेल भी कहाँ से आया, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब एक सेल से ही और सेल्स बनते जा रहे हैं, एक सेल से ही डिवीजन करके और नए नए सेल्स बन रहे हैं, और इन्हीं सेल से क्या है, हम लोग बने हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेल थ्योरी के अंदर 3 साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है, एक आपका शिल्डन एंड श्वान हो गए और एक आपका रुडोल्फ वर्काओ हो गया, ठीक है। इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी, रुडोल्फ वर्काओ ने जो मॉडिफाई करके सेल थ्योरी दी, उसको उन्होंने लैटिन वर्ड में क्या बोला, ओमनी सेलुला ये सेलुला, इट मीन्स सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू कि ओमनी सेलुला ये सेलुला किसने क्वाइंट किया था, तो ये क्वाइंट किया था किन्होंने, आपके वर्काओ ने क्वाइंट किया था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड है, इसको लिख लो। डेट, अगर देखो सेल का डेट आप याद रखो और एक ये डेट याद रखो, बाकी किसी का डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बट हाँ साइंटिस्ट के नेम आपको याद रखना जरूरी है फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इसलिए मैंने एक जगह वो सारे डेट्स मेंशन किए हुए हैं, तो पहले एक बार नोट डाउन कर लो सारे, उसके बाद आगे चलते। इतनी पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम डाल के आगे उन्होंने क्या ढूंढा, क्या क्वाइंट किया, वो लिख लो बस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दी है डिस्कवरी में, बट एक बार देख लो सेल थ्योरी किसने दी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये थ्योरी किसने दी, आपकी शिल्डन एंड स्वान ने दी। बट इस थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो ये न्यू सेल्स है ये आ कहाँ से रहे, कहाँ से, भाई हम तो सेल से बने हैं बट ये सेल कहाँ से आया, ये इन्होंने नहीं बताया। इसको किसने मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफाई किया वर्काओ साहब ने, और इन्होंने बोला ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ठीक है, एक सेल थ्योरी है और सेल थ्योरी का आपका मॉडिफिकेशन है जो वर्काओ साहब ने दिया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखोगे इसको, सेल का शेप, साइज और नंबर, ठीक है। सेल के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब सेल के 3 डिविजन्स के अंदर सेल को पढ़ो। कुछ सेल के हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम उनके साइज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम उनके नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं, सबका अपना रीज़न है, ऐसे ही नहीं सेल बना हुआ है, ये ऊपर वाले ने बहुत सोच के बनाया, अपने उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको ऐसा शेप दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शेप के अकॉर्डिंग, तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है, वो शेप में कैसा है, बाइकॉनकेव और राउंड होता है। देखो ये सब सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। तो आपका रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, बाइकॉनकेव और राउंड होता है। आपका नैरो और लॉन्ग होता है कॉलुमनार एपिथेलियम, हमने टिश्यू चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा। लंबे लंबे सेल्स, कॉलम जैसे सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, नैरो होता है और लंबे होते हैं, ऑलरेडी हमने टिश्यू में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। आपके नर्व सेल्स के बारे में देखो, आपका जो नर्व सेल है ये कैसा दिखता है, ब्रांच दिखता है। नर्व सेल्स में हमने नर्वस टिश्यू में भी पढ़ा है, उसकी ब्रांचेस ऐसे देखने को हमें मिलती है, ठीक है। आपका मसल सेल स्पिंडल शेप, स्मूथ मसल याद कर लो, स्पिंडल ऐसा लगता है सुई धागा, जैसे हम लोग रुई जैसे बोलते हैं ना, वैसा कुछ दिखता है हमें मसल सेल, स्पिंडल शेप, ठीक है। तो शेप के बारे में कुछ इतनी चीज़ें हो गई। साइज के बारे में 2-3 चीज़ें एनसीईआरटी मेंशन करती है कि आपका माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने का। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जानवरों में निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। इसको PPLO भी बोलते हैं, PPLO। इसका फुल फॉर्म जानना वैसे ज़रूरी नहीं है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ये आपका ये जो बैक्टीरिया है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ये जो बैक्टीरिया है ये सेल, पूरे सेल को ले लो, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, आपका माइकोप्लाज्मा है, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो शेप के अकॉर्डिंग देख लिया, साइज के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, PPLO या माइकोप्लाज्मा। अगर मैं ह्यूमन बॉडी में बात करूँ सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो आपका ह्यूमन यूसाइड, जो फीमेल ओवम सेल होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। मैं रैंडम बात करूँ सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है वर्ल्ड में, तो वो है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है।
तो ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स है आपके शेप्स साइज के बारे में। नेक्स्ट देखोगे नंबर के बारे में, देखो ठीक है। नंबर के बारे में क्या लिखा है, एक यूनिसेलुलर लिखा है, एक मल्टीसेलुलर लिखा है। जब सेल का एक नंबर हो, जब सेल का एक नंबर हो, जो कोई ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेल से बना है, कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ वन सेल है, तो उसको हम बोल देंगे यूनिसेलुलर। जब एक से ज़्यादा सेल है, मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन सेल, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी सेलुलर। जैसे ऑर्गेनिज्म दैट ओनली हैव सिंगल सेल, अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम, ठीक है। हम जैसे हैं मोर देन वन सेल है, प्लांट्स, एनिमल और फंगाई, इसका एग्जांपल फंगाई भी है, ठीक है। अमीबा है तो यूनिसेलुलर, अमीबा है तो यूनिसेलुलर, बेचारे के पास एक ही सेल है सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो अपने एक ही सेल से सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन कभी तुमने पढ़ा होगा, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तुम इंजेक्शन करते हो, डाइजेशन करते हो, रिस्पायरेशन करते हो, तो अमीबा का एक सेल ही बॉडी के सारे फंक्शन कर देता है। सोचो इतना ताकत है उसके अंदर, सेल, एक सेल के अंदर। बट हमारे सिस्टम तो ऐसा है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स को क्या जरूरत, अब एक पे लोड थोड़ी ना डालना, बहुत सारे, एक सेल बोलेगा मैं ही क्यों अकेला करूँ, तू भी थोड़ा काम बांट ले। तो हम लोग के अंदर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी एक सेल के ऊपर लोड नहीं है हम पे, हमारी बॉडी में एक सेल पे कोई लोड नहीं है भाई। डाइजेशन करने के लिए अलग सेल्स है, रिस्पायरेशन करने के लिए अलग सेल्स हैं, सर्कुलेशन करने के लिए अलग सेल्स है, तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। बट वहाँ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वहाँ बेचारा एक ही सेल है, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपके डिवीजन हो गए, सेल्स के नंबर के अकॉर्डिंग डिवीजन हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक बेसिक सेल में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सारे सेल में आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये कॉमन है, कोई भी सेल उठा लो उसके अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। तो कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं, देखो मैं मार्क करती हूँ यहाँ पे, बताते चलोगे। जो सबसे आउटर वाली कवरिंग दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा नाम क्या है इसका, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हमें जो ये गोल गोल सा दिख रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये 3 चीज तो हमें देखने को ही मिलेगी अगर कोई भी सेल की बात करूं, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो सेल के अंदर मिलता है। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक आउटर कवरिंग है, ठीक है, एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सेल को कवर करके रख रहा है, जैसे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। किस चीज़ से बना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, लाइक प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, और लिपिड बाइलेयर से बना है, यानी लिपिड की 2 लेयर है, लिपिड यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो किससे बना है आपका सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, और लिपिड की लेयरों से बना हुआ है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, इसका मतलब होता है ये ऐसा है सेल मेम्ब्रेन आपका कि सबको एंट्री नहीं देगा, यानी ये कैसा है, ये कहेगा कि जिसको मैं चाहता हूँ। पहले तो ये लाइन देखो, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो चाहेगा तो, जब कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होगी तभी कोई उसके अंदर या बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर वो रिजिड होगा तो अंदर बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सेल मेम्ब्रेन नेचर में है फ्लेक्सिबल, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी वो सिर्फ कुछ एक चीज़ों को, कुछ खास चीज़ों को ही एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करेगा अपने अंदर। जैसे मैं बात कर दूं कि मैं इस क्लासरूम में रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि जो लोग सिर्फ रेड पहने हैं वही आ सकते हैं, तो इसको मैं कह दूंगी सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। अगर बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया तो सेलेक्टिवली का मतलब सिर्फ खास चीज़ों को ही एंट्री देना और खास चीज़ों को ही एग्जिट देना। ये नेचर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये नेचर किसकी बदौलत आ रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। अगर वो रिजिड हो जाएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अंदर बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। एक और चीज़ है प्रोटोप्लाज्म, किन्होंने कॉइन किया था, पुरकिंजे ने कॉइन किया था। आपका जो साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस है, इन दोनों को साथ में क्या बोल देते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, जो फ्लूइड लिक्विड है जो सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियस को तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को दोनों को साथ में क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म आपका इंपॉर्टेंट है, तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं। अभी मैंने बताया कैसा है नेचर में आपका, सेलेक्टिवली परमेबल, यानी ये अपने थ्रू अंदर या बाहर करने दे रहा है चीज़ों को। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अंदर या बाहर का, ये कैसे होता है, तो इसके पीछे 2 प्रोसेसेस हैं। एक तो होती है आपकी डिफ्यूजन और एक होती है आपकी
ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब समझते हैं। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है उसका कम की जगह जाना। जैसे मान लो एग्जांपल देके बताऊँ कि ये आपकी मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये एक कोई सबस्टांस है ए, ठीक है, जो यहाँ बहुत सारा है। ये सबस्टांस ए यहाँ बहुत सारा है और यहाँ मान लो वही सबस्टांस बी थोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ ज़रूरत है सबस्टांस ए की, ये ज़्यादा वाली जगह से कहाँ चले जाएगा, कम वाली जगह पे। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ चले जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजन आपके तीनों में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में हो सकता है। डिफ्यूजन के भी दो टाइप हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है आप जो CO2 और O2 का सारा एक्सचेंज हो रहा है आपकी बॉडी में। आपका सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। चौक का मैं बोर्ड पे चौक लिख के छोड़ दूँ, वो दो तीन दिन तक आप उसको रब मत करो, वो बोर्ड में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो डिफ्यूजन हो जाता है उसका, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल है CO2 एंड O2, ठीक है। होता कैसा है, आपके बॉडी में कंटिन्यू रिएक्शन चल रही हैं, बहुत सारे रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट क्या है, CO2। तो आपकी बॉडी में CO2 है ज़्यादा, ठीक है, बाहर है CO2 कम, ठीक है। सेम वैसे ही ले लो, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है। तो बाहर से जो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है कम, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो बाहर का O2 कहाँ चले जाएगा, आपकी बॉडी में चले जाएगा। और CO2 बाहर है कम, बॉडी में है ज़्यादा, क्योंकि बॉडी में रिएक्शंस के बाई प्रोडक्ट के रिजल्ट में CO2 बनी रखी है। तो CO2 आपकी बॉडी से कहाँ चल जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और इसी CO2 का यूज़ करके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये जो CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप डिफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है। एक और टाइप का डिफ्यूजन होता है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। यहाँ इसको कुछ सपोर्ट चाहिए, इसको मान लो कार चाहिए, इसको आगे बढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। तो जब डिफ्यूजन हायर से लोअर ही हो, बट उसको सपोर्ट किसका चाहिए, प्रोटीन कैरियर का, यानी उसको आगे या पीछे होने के लिए प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन के बिना आगे डिफ्यूज नहीं हो सकता। तो उस टाइप के डिफ्यूजन को हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं। इसमें सोडियम पोटेशियम पंप आता है, वो सीनियर क्लासेस में पढ़ना होता है। तो सिंपल डिफ्यूजन पढ़ना है CO2 और O2 का, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्सचेंज है CO2 O2 का, उसके पीछे कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है आपका डिफ्यूजन। बाकी फैसिलिटेड डिफ्यूजन अभी आपको नहीं पढ़ना है। और देखो इसमें, ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है डिफ्यूजन की तरह, बस ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह ही है, बस ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, यानी मैं कहूँ लिक्विड का। जब लिक्विड का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोल देंगे हम, ऑस्मोसिस बोल देंगे, ठीक है। ऑस्मोसिस आपकी दो, यहाँ भी हायर से लोअर ही हो रहा है, ठीक है। ऑस्मोसिस भी दो टाइप की है, एक इंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस। जब कोई सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है, जब कोई सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है तो दैट इज नोन एज इंडो ऑस्मोसिस। और जब कोई सॉल्वेंट सेल से बाहर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो उसको बोल देंगे हम एक्सो ऑस्मोसिस। तो एक तरीके से ये ऑस्मोसिस के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। एक तरीके से ये ऑस्मोसिस के दो पार्ट्स हो गए। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, 3 टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। ऑस्मोटिक का मतलब है यहाँ लिक्विड की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, सेकंड वन इज आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपोटोनिक, ठीक है। मैंने तीनों में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस ले रखे हैं और तीनों में मैंने एक ह्यूमन रेड सेल्स डाल रखा है और RBC डाल रखा है, ठीक है, यानी एनिमल का कोई सेल है। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब ये होता है कि जो सेल के बाहर का मीडियम है, जो सेल का बाहर का मीडियम है, यानी ये वाला मीडियम, इसमें क्या है, पानी। अगर पानी बाहर कम हो जाएगा, सोच के बताओ, हाइपो का मतलब क्या है, सेल क्या करेगा हाइपो का, यानी बाहर पानी ज्यादा है, बाहर पानी ज़्यादा है, सेल के अंदर है पानी की कमी, तो सेल पानी चाहेगा ना कि भाई मुझको और पानी चाहिए, और पानी लेगा तभी तो वह स्वेल करेगा। हाइपोटोनिक का, हाइपो का मतलब है मोटा हो जाना, सिंपल। हाइपो का मतलब है मोटा हो जाना, यानी सेल हो जाएगा स्वेल। कब स्वेल होगा, जब उसके अंदर कोई चीज़ घुसेगी ना, एंट्री होगी तभी तो होगा। एंट्री कब होगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी बाहर का जो मीडियम है, जो ये ब्लू वाला मीडियम है, यहाँ है पानी ज़्यादा,
और सेल के अंदर है पानी कम, यहाँ है पानी ज़्यादा और सेल के अंदर है पानी कम, तो ये ज़्यादा वाला पानी कहाँ चले जाएगा, सेल के अंदर चले जाएगा और सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखोगे अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पानी इक्वल, यहाँ भी उतना ही पानी, जितना पानी आपके मीडियम में है उतना ही पानी सेल के अंदर ही है, तो यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं होगा, यहाँ तो किसी टाइप का कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का कोई सीन ही नहीं बनता। दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है, यहाँ दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है, तो मुझे यहाँ सेल के साइज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ नो चेंज हो जाएगा, यहाँ मुझे सेल के साइज में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और सोल्यूशन देखो, दिस सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपर नाम ही है ज़्यादा, यानी यहाँ सेल के अंदर है बहुत ज़्यादा पानी, यहाँ सेल के अंदर है ज़्यादा पानी और बाहर के मीडियम में है कम पानी, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ गया वाटर। अब सेल के अंदर से वाटर निकल गया तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल। ठीक है, तो तीन मैंने रीजंस भी बता दिए, पहला है हाइपो, आइसो और हाइपर। मैंने इसका देखो रिजल्ट भी लगाया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे। हाइपो में क्या हो रहा है, सेल जैसे मान लो रेड ब्लड सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सेल के अंदर घुस गया पानी। ठीक है, इधर देखो आइसो में जैसा है सेल वैसा का वैसा ही रहा, और हाइपर में देखो सेल कैसा हो गया, श्रिंक कर गया। ठीक है, ये तो एनिमल सेल का एग्जांपल है। नीचे देखो प्लांट सेल भी देखो, सेल कैसा हो गया, प्लांट सेल स्वेल कर गया, ये देखो जैसा नॉर्मल शेप था नॉर्मल ही रहा। यहाँ देखो सेल कैसा हो गया, श्रिंक कर गया, उसका जो साइटोप्लाज्म है ये क्या कर गया, ये श्रिंक कर गया। तो मैंने 3 केसेस आपको पढ़ने हैं, तीनों केसेस के रिजल्ट भी पढ़ने हैं कि अगर कोई सेल चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट सेल हो, इन तीनों सोल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर मुझे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी। तो पहला याद रखना, हाइपो का मतलब मोटा, सेल हो जाएगा फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। आइसो का मतलब बराबर, इक्विलिब्रियम है, बराबर है, सेल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। और हाइपर का मतलब है सेल के अंदर ज़्यादा पानी है तो सेल क्या हो जाएगा, बाहर पानी रिलीज कर देगा और सेल हो जाएगा श्रिंक। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस हो गए आपके। नेक्स्ट इज सेल वॉल। ठीक है, साइटोप्लाज्म वो वाला देख लिया हमने, सेल मेम्ब्रेन वाला। एक और देखो सेल वॉल क्या है, ये खास चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन देखी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी थी, वो नेचर में कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, वो अपने थ्रू आना बहाना मतलब एंट्री और एग्जिट कर रही थी। बट सेल वॉल ऐसा नहीं होता, सेल वॉल कैसा होता है, बिल्कुल रिजिड होता है, हार्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, इट इज अ रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। कुछ ऐसा सीन है, ये मान लो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लांट सेल बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका एक प्लांट सेल है और ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ मान लो आउटर कवरिंग इसकी एक और है जिसको हम क्या बोल देंगे, सेल वॉल बोल देंगे। ये आपकी हो गई सेल वॉल हो गई। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो आपको यहीं से याद होना चाहिए प्लांट और एनिमल सेल में, कि प्लांट सेल में होता है सेल वॉल जो कि बाहर की तरफ होता है, क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है, उसको मेनली मेड ऑफ किस चीज़ का बना हुआ है, ये सेल्यूलोज का बना हुआ है। सेल्यूलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सेलुलोज एक ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका रीज़न क्या है, ये प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। ठीक है, जैसे बहुत धूप हो रही है, बहुत आंधी तूफान आ रहा है, तो आपका प्लांट कहीं टूट ना जाए, कहीं वो बिखर ना जाए, खराब ना हो जाए प्लांट, तो उसको एक खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, तो सेलुलोज का काम क्या काम है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सेलुलोज क्या करेगा, आपके प्लांट को खड़े रहने में मदद करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। ठीक है, अब एक और चीज़ थी यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ये भी रिजल्ट आपके ऑस्मोटिक सोल्यूशन से रिलेट करता है, याद करना। मैंने हाइपोटोनिक पढ़ाया था। ठीक है, हाइपोटोनिक में मैंने बताया था प्लांट सेल क्या करता है, श्रिंक कर जाता है। जब प्लांट सेल में हाइपोटोनिक होता है, जब मैं किसी प्लांट सेल को, ध्यान से सुनना, जब मैं किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी तो होना तो वही है, प्लांट सेल क्या करेगा, पानी रिलीज करेगा, श्रिंक कर जाएगा। तो जब प्लांट सेल में श्रिंकेज हो रही है तो उसको श्रिंक ना बोलकर उसको क्या बोल देंगे हम, प्लाज्मोलिसिस, प्रोसेस इन विच प्लांट सेल लूज वाटर इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यानी प्लांट सेल का श्रिंक हो जाने को क्या बोल देंगे हम, प्लाज्मोलिसिस बोल देंगे। ठीक है, क्या चीज़ बेसिकली श्रिंक होती है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ श्रिंक होती है। देखो ये क्या करता है, इसका जो साइटोप्लाज्म, ये पूरा सेल वॉल है, ये कवर किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल है। इसका देखो अंदर का साइटोप्लाज्म धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, तो एक तरीके से साइटोप्लाज्म श्रिंक करने लगता है प्लांट सेल में, और इसी श्रिंकेज को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। यानी यहाँ साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज हो रही है।
नहीं बेटा, साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस क्यों, वो पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्यों श्रिंक, वो बाहर का फ्लूइड से श्रिंक होगा, ठीक है। मतलब अपनी पकड़ जो पहले वो सेल वॉल तक चिपका हुआ था वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज को क्या बोल देंगे हम, श्रिंकेज को क्या बोल देंगे हम, प्लाज्मोलिसिस बोल देंगे। और ये सिर्फ वर्ड कहाँ यूज करेंगे, ओनली इन प्लांट सेल यूज करेंगे, ठीक है। सेल वॉल के फंक्शंस, प्रोटेक्शन का तो काम करेगा, प्रोवाइड एंड मेंटेन डिफिनिट शेप, सेल को एक अच्छा शेप दे रहा है, जैसे मैंने अभी शेप बना के दिखाया था, बहुत अच्छा शेप प्रोवाइड करता है आपके सेल को। प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इंडोऑस्मोसिस, जब इंडोऑस्मोसिस हो रही है यानी सेल के अंदर जब कोई चीज़ जा रही है तो सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कि कहीं कोई ज़्यादा चीज़ फूल ना जाए, कहीं फूट ना जाए उसको, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें फूल ना जाए, ओवर एंडोऑस्मोसिस को वो प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कोई प्लांट सेल डाला तो उसका सेल वॉल ये प्रोटेक्शन करेगा कि अगर उसके अंदर पानी जा भी रहा है तो इतना ना जाए कि सेल फूट जाए, ठीक है। प्रोटेक्ट दिस सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, किसी भी तरीके की इंजरी से बचाता है वो प्लांट को, ठीक है। इसका काम ही है, रिजिड है, हार्ड है, स्ट्रांग है, एक तरीके से वॉचमैन का काम कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट रखने में मदद करेगा, खड़े रखने में वो सेल को मदद करेगा, ठीक है। लास्ट जो है इस वाले में एक और है सेल का टाइप है, ये पहले मैं न्यूक्लियस पढ़ा दूं उसके बाद ये मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स के बाद में। चलो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ये लास्ट है आपके इंपॉर्टेंस में, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, इसको थोड़ा आराम से समझोगे, ठीक है। न्यूक्लियस एक तरीके से सब पूरे सेल का करता धरता यही है, पूरे सेल को जो चीज़ सेल क्या करने वाला है सब कुछ न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है, ठीक है। क्या करता है न्यूक्लियस, कैसा है, यहाँ पहले देखते जाओ। न्यूक्लियस एक डबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, इस पे बाहर की तरफ न्यूक्लियस मतलब मेन न्यूक्लियस को एक कवर किया हुआ है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो एक तरीके से ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जो इसको कवर करके रख रहा है, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो फ्लूइड दिख रहा है तुमको लाइट ब्लूइश, ये पूरा फ्लूइड पार्ट दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको अलग कलर से बनाऊं, इधर देखना, ये जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ, ये जो खाली खाली पार्ट है, ये जो खाली खाली पार्ट है इसमें भरा है कुछ फ्लूइड, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा है इसको क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। इट इज कलरलेस डेंस मटेरियल विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर बड़ा सा एक राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, इस राउंड स्ट्रक्चर को, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये किसमें रिच है, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, राउंड स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोलस क्या है, राउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन भरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, ये मैं अलग से बता रही हूँ तुम लोग को, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा समझाती हूँ, मैं जीन वगैरह भी यहीं तुम लोग को बता दूंगी, ध्यान से देखना। अब हो क्या रहा है, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये जो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोल देंगे हम, इसको क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन बोल देंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन। यहाँ देखो ये जो दिख रहा है, ये जो धागे 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 सा दिख रहा है इसको क्या बोल देंगे हम, क्रोमेटिन बोल देंगे, ठीक है। यानी न्यूक्लियो, यहाँ लिखा भी है देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। इस पूरे फ्लूइड के अंदर दो ही चीज़ है, ये बड़ा सा न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ठीक है। इधर देखो, अब होता क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा। ये क्रोमेटिन क्या करेगा, कंडेंस, ये कोशिश करेगा मैं इतने बड़े से न्यूक्लियस में मैं अच्छे से समा जाऊं, कंडेंस करेगा। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, ये क्रोमेटिन क्या कर रहा है, कंडेंस हो रहा है और अपने आप को क्वाइल भी कर रहा है, कंडेंस एंड क्वाइलिंग भी हो रही है इसकी, ठीक है। ड्यूरिंग सिर्फ सेल डिवीजन में ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, ये क्रोमेटिन कंडेंस होगा और क्वाइल करेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा कुछ एक्स शेप रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, क्रोमोसोम्स बोल देंगे। यानी अगर किसी इंसान को क्रोमोसोम देखना है तो वो कब देखेगा, कब तक का वेट करना पड़ेगा उसको, सेल डिवीजन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब दो टर्म तो तुम्हें समझ में आ गया, क्रोमेटिन का मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सस्पेंडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमेटिन कंटेंस एंड गेट द शेप ऑफ एक्स शेप रॉड शेप स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। और एक और वर्ड है यहाँ पे, दैट इज नोन एज क्रोमेटिड, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये क्रोमोसोम बन जाता है तो ये अपनी कॉपी बनाते हैं, जब ये क्रोमोसोम बन जाता है तो ये अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, जिसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। यही क्रोमोसोम क्या करेगा, अपने जैसा ही अपनी जैसे ही एक कॉपी बना देगा, और इसको हम बोल देंगे क्रोमेटिड। इसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर है, क्रोमेटिड उसकी कॉपी है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन, ठीक है। तो तीनों के डिफरेंस तुम लोग को लिखने आना चाहिए। हाउ क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड आर रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार क्लास में करे होंगे, ठीक है। तो ये आपके तीन स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट है, मैंने तीनों के बारे में डिटेल बता दिया। एक और है डीएनए और जीन्स के बारे में देखो, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, अब इस क्रोमोसोम के अंदर होता है आपका डीएनए, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं आपके डीएनए, ठीक है। डीएनए का क्या काम है, डीएनए क्या करता है बॉडी में, बेटा डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन, डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में बनने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स से लेकर आते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी आंखें अपने पेरेंट्स से मिलती हो, आपके बाल अपने पेरेंट्स से मिलते हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स से लेकर आ रहे हो, इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली ऑन डीएनए। यानी डीएनए के पास बहुत सारे प्रोटीन हैं, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कोड करता है। बॉडी का हर एक कैरेक्टर, बॉडी का हर एक कैरेक्टर, आपकी आंख कैसे होनी है, आपके नाक के शेप कैसे होने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए के पास ऐसा क्या खास है, क्योंकि डीएनए के पास है इंफॉर्मेशन कि किस प्रोटीन को कोड करना है कि आंख का कलर क्या होना है, किस प्रोटीन को कोड करना है कि बाल का कलर क्या होना है, ये सब डीएनए करता है। अब डीएनए को देखो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूँ, डीएनए के स्ट्रक्चर में मैं जीन को समझा रही हूँ, देखना। डीएनए आपका कुछ ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। आपका डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस डीएनए के अंदर कुछ सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं, अब इस डीएनए के अंदर कुछ सेगमेंट्स डिवाइडेड है, कुछ सेगमेंट्स डिवाइडेड है। सपोज ये वाले सेगमेंट का काम है, सपोज ये वाले सेगमेंट का काम है आपके आई कलर को डिसाइड करना, ठीक है। ये वाले सेगमेंट का काम है आपके हेयर कलर को डिसाइड करना, और ये वाले आपके सेगमेंट का काम है मान लो आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करना, ठीक है। मैंने जानबूझ के देखो ऐसे कैरेक्टर लिए, दो कैरेक्टर ऐसे लिए जो कोई भी देख सकता है। ब्लड ग्रुप एक ऐसा कैरेक्टर जो देखा नहीं जा सकता, बट ये भी किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, हाइट है, आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है। बट कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं बॉडी में जो हमें दिखते नहीं है, बट उसके लिए भी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो अलग अलग सेगमेंट्स मैंने डिवाइड किए हैं डीएनए के, इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोल देंगे, इन्हीं सेगमेंट्स को हम बोल देंगे जीन्स। ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, और ये जीन आपका 3 है। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट्स है डीएनए के, जो अलग अलग कैरेक्टर को कोड कर रहा है, इनको हम जीन्स बोल देंगे। यानी इस वाले पार्ट का सिर्फ काम क्या है, आई कलर को डिसाइड करना, इस वाले के पार्ट का हेयर कलर डिसाइड करना। ऐसे मिलियंस ऑफ सेगमेंट डिवाइडेड हैं आपके डीएनए में, जो बॉडी के हर एक छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स, ठीक है। फंक्शनल क्यों, क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है, सारे कैरेक्टर इसी की वजह से डिसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो कुछ इंडिविजुअल मुझे फंक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। इट प्लेज अ सेंट्रल एंड सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सारा खेल रिप्रोडक्शन में होता है। जब मेल और फीमेल पेरेंट कंबाइन करते हैं तो वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ड्यूरिंग जाइगोट के फॉर्मेशन में यही डीएनए रेप्लिकेट होता है। जब भी कोई नई ऑर्गेनिज्म बनती है तो सब कुछ इसी डीएनए में सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। पहले मैं 2 टाइप्स बताऊंगी सेल के, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पहले मैं सेल के 2 टाइप्स बताऊंगी, ये वाले, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे मैं सेल के कुछ अलग अलग टाइप्स बता रही हूँ। मैंने पहले न्यूक्लियस पढ़ाया है, क्योंकि न्यूक्लियस के बेसिस पे मैं कुछ टाइप्स को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, ये पुराना सेल है, ठीक है। सबसे पहला आया हुआ सेल है, दिस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। कैसा है साइज में बेटा, ये स्मॉल है, छोटा है साइज में, देख सकते हो छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है।
यूकैरियोटिक कैसा है आपका, ये अभी वाला सेल है, जो हम अभी जो दिख रहे हैं ये सेल अभी वाला सेल है। आवाज मत करो, शांति से बैठो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये पुराना सेल है, प्रिमिटिव, पुराना है, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब जैसा जो अभी हमारा एडवांस सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एब्सेंट है। जो हमारे अंदर इतने अच्छे से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, क्रोमेटिन है, जेने है, जीन्स है। प्रोकैरियोटिक में ऐसा कोई सीन नहीं है, उनके अंदर एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है। ये ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो, ये इनका न्यूक्लियस है। हमारे बॉडी में कितना अच्छा गोल न्यूक्लियस है, सुंदर सा न्यूक्लियस दिखता है, इनके अंदर कैसा से बिखरा बिखरा न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक में ये ऑर्गेनाइज नहीं है। इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में, हम इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देंगे, ठीक है। मैं अगर बॉडी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आगे हम डिसाइड करेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। तो इसके अंदर जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल ऑर्गेनल की बात भी नहीं होती। इसके अंदर अलग अलग सेल, जैसे गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, प्लास्टिड्स है। इसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ एक न्यूक्लियस है बेचारे के पास, वो भी कैसा है, बहुत बिखरा हुआ वे में, ऑर्गेनाइज नहीं है, फैला हुआ है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ देखो इसके पास ऑर्गेनाइज कितना सारा चीज़ें भरी हुई हैं, ठीक है। इसके पास एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है, ये देखो गोल अच्छा सा सुंदर सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, जब न्यूक्लियस बड़ा सा न्यूक्लियस है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ये देखो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, ये देखो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स होंगे प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस कह दो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कह दो, अलग अलग टाइप के आपके सेल देखने को मिलते हैं, जो कि दो टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अच्छा खासा पूछे जाने वाला सवाल है 2 मार्कर में, जब भी इसका प्रोकैरियोटिक का डायग्राम भी आता है इसके स्ट्रक्चर को लेबल करने के लिए कि क्या है, तो इसके जो अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक में उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस मैंने पढ़ा दिया है, आ जाओ। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया। साइटोप्लाज्म एक फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बस उसके अंदर और कुछ नहीं, सारी रिएक्शंस हो रही है, और न्यूक्लियस देख लिया। अब अलग अलग, अब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड लाइक चीज़ है सेल के अंदर, उसी सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सेल ऑर्गन्स बिखरे पड़े हैं, फैले पड़े हैं उस फ्लूइड में, उन्हीं को हम सेल ऑर्गन्स बोल देंगे। 3 टाइप के हैं, ध्यान से देखेंगे। कुछ सेल ऑर्गन्स कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का मतलब कुछ उनके पास ऐसा सीन है, मान लो एक ऐसा है कुछ सेल, तो एक मेम्ब्रेन हो गया इनका, ये एक मेम्ब्रेन इनका कुछ ऐसा हो गया, और एक मेम्ब्रेन का कुछ ऐसा हो गया। उनके पास डबल मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, डबल कवरिंग है उनके पास, ठीक है। तो उसको बोल देंगे हम डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कितने आपके सेल ऑर्गेनल से ऊपर लिखा हुआ है, देखो। एक आपका डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल, और एक और डबल मेम्ब्रेन है दैट इज प्लास्टिड्स। ये दोनों कैसे हैं नेचर में, डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है आपका सिंगल मेम्ब्रेन, यानी इनके पास सिर्फ ऐसा है और सिर्फ एक ही कवरिंग है बेचारों के पास, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा आपका बहुत और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो सब कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, लाइक ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सब कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है। सिर्फ एक है न्यूक्लियस इज ऑल्सो, न्यूक्लियस इज नॉट सेल ऑर्गेनल, वो सेल का वो सेल ऑर्गेनल जो अलग अलग पार्ट्स हैं सेल के, न्यूक्लियस एक मेन स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। मेम्ब्रेनलेस, कुछ ऐसा भी है जिसके अगल बगल कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, बिल्कुल खुला है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। दिस इज, वो कौन है, एक अकेला राइबोसोम्स, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया कि डबल मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, और आपका मेम्ब्रेन लेस कौन है, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। सोना नहीं है बेटा, उठ के बैठो, सोना नहीं है, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कैपिटल ई और कैपिटल आर, ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर है बना हुआ, एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछता है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, और इसके फंक्शंस पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये आपका बड़ा वाला न्यूक्लियस है, अभी मैंने ये न्यूक्लियस पढ़ाया है, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जस्ट निकलते ही आपको कुछ ये ट्यूब्स और शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है आपको, ट्यूब एंड शीट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोल देंगे आपका ईआर, ठीक है।
ध्यान से देखो, आपके दो टाइप के ईआर होते हैं, एक होता है आपका रफ ईआर और एक होता है आपका स्मूथ ईआर, ठीक है न। जैसा नाम है रफ, यानी देखने में रफ लगेगा। जैसे ध्यान से देखो, इधर देखो, ये देखने में ऐसे छोटे 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 ऐसा लग रहा है, कुछ इन पे क्या हो गया है, ऐसे रफ सा दिख रहा है बिल्कुल। यहाँ वाले देखो, ये कैसे स्मूथ से दिख रहे हैं। तो ये वाला जो दिख रहा है, जिसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं पर्पल कलर के, इसको हम बोल देंगे रफ ईआर, ठीक है, इसको हम बोल देंगे रफ ईआर। और जिसमें हमें कोई भी डॉट्स नहीं दिख रहे, जिसके अंदर हमें कोई भी डॉट्स नहीं दिख रहे, उसको हम बोल देंगे स्मूथ ईआर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसका नाम रफ और स्मूथ पड़ा है एक स्ट्रक्चर की वजह से। वो जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या है, आपके राइबोसोम्स है। वो डॉट डॉट जो दिख रहा है, जो छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो रफ बना है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करता है बॉडी में, राइबोसोम्स करता है प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी आपकी बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। प्रोटीन बनेगा तभी डीएनए कोड करेगा, तभी स्ट्रक्चर, तभी अलग अलग कैरेक्टर्स बनेंगे, तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। अब दोनों के फंक्शंस को देखो। ईआर का फंक्शन, रफ का तो क्लियर हो गया, रफ के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स है, तो बेचारा क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अगर ईआर में प्रोटीन बन गया, आर में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन गया, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करेगा, आपका आर ही करेगा। ऐसा तो नहीं प्रोटीन बना के अपने पास रख लेगा, वो अलग अलग जगह उसको भेजेगा भी, जहाँ जहाँ प्रोटीन की जरूरत होगी। तो क्या करता है, वो एक चैनल की तरह काम करता है, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, आपके प्रोटीन को एक सेल से दूसरे सेल में भेजने का, ठीक है। सर्व एज चैनल विच फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। स्मूथ को देखो, स्मूथ का कोई भी काम प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। ये आपकी बॉडी में दो चीज़ करता है, लिपिड और फैट की सिंथेसिस करता है, लिपिड और फैट की सिंथेसिस करता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद करना, आपका सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना था, आपका सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना था, सेल मेम्ब्रेन में आपकी थी लिपिड बाइलेयर थी, कुछ पढ़ाया था मैंने लिपिड बाइलेयर सेल में, सेल मेम्ब्रेन में। यानी जो आपका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बना रहा है, ये लिपिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरीके से आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोसेस करता है, एक फंक्शन करता है, एक फेनोमेना करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, वही लिपिड से क्या बन रहा है, आपका सेल मेम्ब्रेन बन रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो लिपिड बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस लिपिड का यूज करके आपकी बॉडी क्या बना रही है, सेल मेम्ब्रेन बना रही है, और इसी प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोल देंगे, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का एक और रोल है, लिपिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस तो करता है, मेम्ब्रेन तो बनाता ही बनाता है, प्लस लिवर सेल्स में अब इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है हमारी बॉडी में, इतनी सारी डर्ट्स जा रही है, इतने सारा डस्ट चीज़ें जा रही है, इतनी सारी हार्मफुल चीज़ें जा रही हैं, तो आपका स्मूथ ईआर क्या करता है, स्मूथ ईआर आपके लिवर सेल्स में जाता है, और जितने भी हार्मफुल चीज़ें हैं लिवर में, उसको हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, यानी जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना रहे। तो एक तरीके से आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, डिटॉक्सीफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है, सफाई कर रहा है, हार्मलेस मतलब हार्मफुल चीज़ों को किस में बदल रहा है, हार्मलेस में बदल रहा है। तो SER इन लीवर सेल्स, स्पेशली किस में करता है, लीवर सेल्स में, टेक पार्ट इन डिटॉक्सीफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो दो फंक्शन आपके स्मूथ के हो गए, लिपिड सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, डिटॉक्सीफाइंग इन लिवर सेल्स, और आपका एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बना रहा है, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक का सिर्फ प्रोटीन बनाता है और उसको अलग अलग सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है, सिंपल सा, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, न्यूक्लियस के जस्ट सटा हुआ कौन सा है, स्मूथ एंडो, मतलब न्यूक्लियस के जस्ट निकलते ही कौन है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब भी डायग्राम बनाओ, अगर न्यूक्लियस के पास दिखता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तो वो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी न्यूक्लियस से जो भी चीज़ें निकलेंगी आती जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इसका नाम क्यों पड़ा, इसके साइंटिस्ट की वजह से, कैमिलो गोल्गी के नाम से पड़ा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखो, इसके अंदर आपको पैरेलल ऐसे दिख रहे हैं, पैरेलल ऐसे चीज़ें दिख रही हैं, स्टैक्स जो रन कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको गोल गोल वेसिकल्स भी दिख रहे हैं, ये देखो गोल गोल ऐसे वेसिकल्स भी हैं। तो इसके अंदर ऐसे ट्यूब्स भी हैं और ऐसे वेसिकल्स भी हैं, ठीक है। ये जो पैरेलल रन कर रहे हैं, ये जो पैरेलल ऐसे पिंक वाले रन कर रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर्ने बोल देंगे, इनको क्या बोल देंगे हम, सिस्टर्ने बोल देंगे। ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर रन कर रहे हैं, इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, ठीक है।
अब फंक्शन क्या है सुनना, जैसे ही यहाँ मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या दो चीज़ बन रही थी, प्रोटीन और लिपिड। ऐसा तो नहीं सिर्फ ईआर को जरूरत है प्रोटीन और लिपिड की, बॉडी के हर सेल को जरूरत है आपकी प्रोटीन की और लिपिड की, ठीक है। ईआर क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को भेजता है वो यहाँ, प्रोटीन और लिपिड को वो भेज देगा यहाँ, यहाँ सेंड कर देगा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, उस प्रोटीन और लिपिड को लेगा, उसको अच्छे से पैक करेगा, उसको अच्छे से, ये मान लो उसको उसने पैक कर लिया, इसी प्रोटीन और लिपिड को इसने पैक कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, देखो पहले ऐसा था, उसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा कर लिया, और इसको फिर यहाँ तक ले आएगा सारा जो प्रोटीन और लिपिड आया, और उसको अलग अलग सेल्स में अलग अलग जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्या कर रहा है, उसको ले रहा है, जो चीज़ बन के आ रही है ईआर से उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसको अलग अलग जगह में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और ऐसा नहीं कि बाद में कोई सेल बोले कि भाई जो तुमने लिपिड बनाया वो मुझे थोड़ा सा और दे दो, तो गोल्गी एपरेटस बोलेगा मेरे पास खत्म हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये लेता भी है और इसको स्टोर करके भी रखता है, जो लिपिड और प्रोटीन ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग सेल्स में, ये उसको स्टोर भी करता है। तो एक तरीके से 3 फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकिंग। उसको एक तरीके से जो मैंने मॉडिफाई करके बताया, और एक तरीके से उसको पैकिंग भी कर रहा है। तो 3 फंक्शन है गोल्गी एपरेटस के, स्टोर करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, अच्छे से पैक कर देगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। बाकी गोल्गी एपरेटस का एक और बहुत अच्छा फंक्शन है, लाइजोसोम्स बनाता है। क्या बनाता है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स भी एक और सेल ऑर्गेनल है, यानी एक सेल ऑर्गेनल दूसरा सेल ऑर्गेनल भी बना रहा है, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस क्या करता है, आपका लाइजोसोम्स भी बनाने में हेल्प करता है। एक और चीज़ है, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल शुगर भी कौन बनाता है, आपका गोल्गी एपरेटस बनाता है, ठीक है। बाकी 2 फंक्शन आप मेनली याद रखो, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग, और लाइजोसोम्स बनाने का काम। गोल्गी एपरेटस को और क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ना, भाई ये गाड़ी यहाँ लगा दो, ये गाड़ी यहाँ लगा दो, ये गाड़ी यहाँ से जाने दो, इसका काम यही है, सारी चीज़ों को लेगा, इसको यहाँ भेज दो, इसको वहाँ भेज दो, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो गोल्गी एपरेटस को हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये क्या है, आपकी बॉडी का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। आपकी बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उन सबको ये डिस्पोज करने का काम करता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि इनके पास होता है क्या, इनके पास क्या होता है, इनके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करती है, जो भी वेस्ट चीज़ आपकी बॉडी में आई है, ये एंजाइम्स उनको डाइजेस्ट कर लेती है, उनको खा जाती है। तो जब भी खराब चीज़ें उनको खा जाएगी और आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो वेस्ट डिस्पोजल का काम कौन करता है, आपका लाइजोसोम्स। क्यों करता है, क्योंकि इसके पास होते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपकी बॉडी में मान लो लाइजोसोम्स के जो सेल्स हैं, ठीक है, सेल में लाइजोसोम्स हैं, लाइजोसोम्स हो गया डेड, कोई सेल धीरे धीरे डेड होते जाते हैं, मरते जाते हैं, न्यू सेल बनते जाते हैं। तो लाइजोसोम जब डेड हो जाता है तो क्या करता है ये लाइजोसोम्स, अपने ही सेल को वो फूटता है, ब्रस्ट करता है और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है खुद के। मान लो ये सेल है, यहाँ एक लाइजोसोम 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 है, ठीक है। और होता क्या है, मान लो ये एक लाइजोसोम से जो बेचारा कैसा हो गया, डैमेज हो गया, ये एक लाइजोसोम से जो कैसा हो गया, डैमेज हो गया। तो लाइजोसोम्स क्या करेंगे, ये वाले सेल को डाइजेस्ट कर लेगा, ये सारे लाइजोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो खुद के सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, वो अपने ही जैसे लाइजोसोम को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या बोल देंगे, सुसाइडल बैग्स। खुद एक तरीके से खुद को खा रहे हैं, ठीक है। तो लाइजोसोम्स इज नोन एज सुसाइडल बैग्स। यहाँ लिखा है, इन डैमेज सेल्स लाइजोसोम बर्स्ट टू रिलीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू किल एंड डाइजेस्ट सेलुलर कंपोनेंट। लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। वो अपने जैसे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, कब, जब वो डैमेज हो जाते हैं तब। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लाइजोसोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, देखो एक इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाला इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और एक इसका ये फोल्डेड वाला दिख रहा है, जो एक ये जो तुम्हें फोल्ड दिख रहा है, ये इसका एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टे। ये क्या करता है, ये करता है सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझो, जैसे ही आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, आपके लंग्स में भरी होती है बहुत सारी ऑक्सीजन, ठीक है।
तो सिर्फ ऑक्सीजन लेना ही तो काम नहीं, सिर्फ खाना खाने ला ही जरूरी तो नहीं है, उस खाने को तोड़ना भी तो है एनर्जी बनाने के लिए। तो जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आ जाती है तो सारी ऑक्सीजन देखते हैं कि अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया में सारा ऑक्सीजन जाएगा और आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज है, जो भी आपने डाइजेस्ट करके एक पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारा का सारा ब्रोकन डाउन होता है, सारा का सारा ब्रोकन डाउन होता है। और जो आपने खाना खाया है, ग्लूकोज खाया है, वो टूटेगा और टूट के क्या रिलीज करेगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि वो बॉडी में क्या बनाने का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। एनर्जी कहाँ से बनी, जो खाना आपने डाइजेस्ट करके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी में बनती है, एक एटीपी के फॉर्म में बनती है, एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जब एटीपी बनती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसका काम क्रिस्टे करता है। ठीक है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है और उसका खुद का राइबोसोम्स होता है, यानी ये खुद के सर्वाइवल के लिए ये किसी पर डिपेंड नहीं है कि भाई मुझे प्रोटीन देना, भाई मेरा पास डीएनए नहीं है तुम मुझे ये देना, नहीं, इसके पास खुद की सारी चीज़ें हैं, इसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम्स भी है। ठीक है, एक और सिमिलर स्ट्रक्चर है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। तो अभी याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होता है। याद रखना डबल मेम्ब्रेन है, एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं, जो भी खाना हमने खाया उसको तोड़ने का काम करते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। कहाँ पाया जाता है प्लास्टिड, सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, लिखा भी है प्लांट सेल में, ये भी डबल मेम्ब्रेन है। ऊपर ही मैंने लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्लास्टिड्स के पास भी देखो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड आल्सो पोजेस देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, प्लास्टिड्स के टाइप देखो, 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, प्लांट में देखने को मिलेंगे और कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल। ठीक है, लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट। तो एक तरीके से ये प्लास्टिड ही है। ठीक है, प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल मेनली टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसको हम क्लोरोफिल, इसको क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। एक और होता है क्रोमोप्लास्ट, ये फ्रूट और फ्लावर में कलर्ड है। ठीक है, किसी भी फ्लावर को लाल कलर, पीला कलर, हरा कलर, ब्लू कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, जो भी कलर आप देख सकते हो फ्रूट और फ्लावर में, वो किसकी वजह से होते हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। एक और टाइप का प्लास्टिड होता है जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं और ये बिल्कुल कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करना है, इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज करना है। वो भी क्या स्टोर करता है, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। जैसे देखो, इस ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 डिविजन्स हैं। एक है अमाइलोप्लास्ट, अगर कहीं भी शुगर स्टोर हो गई या कार्बोहाइड्रेट जिसे हम बोल दें तो वो उसको क्या बोल देंगे, कैसा है वो, कैसा प्लास्टिड है वो, ल्यूकोप्लास्ट है। जैसे पोटैटो में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है तो वो किस टाइप का प्लास्टिड है, उसके अंदर किस टाइप के प्लास्टिड मिलेंगे, आपको एमाइलोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, एक होता है आपका इलायोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट ये क्या करेगा, प्लांट सेल में आपके ऑयल्स और फैट को स्टोर करेगा, जो भी ऑयल्स और फैट्स हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। वैसे ही एक है एलिरोप्लास्ट, जो भी प्रोटीन है प्लांट सेल में वो कौन स्टोर करेगा, आपके एलिरोप्लास्ट स्टोर करेगा। तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स स्टोर करने का काम कौन कर रहे हैं प्लांट सेल में, आपके ल्यूकोप्लास्ट कर रहे हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। इलायोप्लास्ट क्या करेगा, फैट और ऑयल्स करेगा। और आपके एलिरोप्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्टोरेज का फंक्शन करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। ठीक है, थोड़ा हम लोग एंड पे हैं ऑलमोस्ट, इसके बाद हमारा सिर्फ सेल डिवीजन बच जाएगा। ठीक है, वैक्यूल्स देखोगे, वैक्यूल का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरीके से ये भी स्टोरेज का ही काम करते हैं। प्लांट और एनिमल, देखो प्लास्टिड सिर्फ कहाँ प्रेजेंट थी, आपकी प्लांट सेल में, वैक्यूल्स आपके एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखोगे स्टोरेज सैक है, ये स्टोरेज सैक है। क्या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस स्टोर करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन स्टोर करने का काम करते हैं वैक्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ये वाले, एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लांट सेल में वैक्यूल्स कैसे हैं, बड़े हैं और कैसे हैं, कम है नंबर में। ठीक है दोनों में, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। एक होता है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, एक होता है सेंट्रल वैक्यूल। मैं अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी आपको प्लांट सेल का, उसके अंदर आपको सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो वो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल में, जिसमें 50 to 90%
to 90% वो लिक्विड कंटेंट या सेल सैप का मतलब होता है उसमें न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, वाटर है, पूरा स्टोर करके रखता है प्लांट सेल में। उसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। मैं अभी डायग्राम से उसको समझाऊंगी, ठीक है। प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फिल्ड सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये प्लांट को टर्जिड और रिजिड रखने में मदद करता है सेंट्रल वैक्यूल। मैं डायग्राम से भी इसको दिखाऊंगी, ठीक है। अमीबा को देखेंगे। अमीबा कुछ इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा के अंदर कुछ ऐसा सीन होता है, दिखाती हूँ। अमीबा का देखोगे कुछ, ये अमीबा कुछ ऐसा इरेगुलर है। अमीबा जब खाना क्या करता है, एक फॉल्स फीड बनाता है ना, सीडोपोडिया, उससे खाने अपने अंदर ले लेता है। तो जैसे ही वो खाना अंदर लेता है तो उसके अंदर भी एक वैक्यूल बन जाता है। जैसे ही अमीबा खाना अंदर लेगा उसके अंदर भी एक वैक्यूल बन जाता है, और इस वैक्यूल को क्या बोल देंगे हम, फूड वैक्यूल। और इसमें क्या पड़ा है, अमीबा का खाना पड़ा। तो एक तरीके से ये वैक्यूल, जो अमीबा में जो वैक्यूल है उसको वैक्यूल ना कह के उसको फूड वैक्यूल बनते हैं। वो सीडोपोडिया बनाता है और खाना अपने अंदर ले लेता है, और ऐसा वैक्यूल डेवलप हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, अमीबा फूड वैक्यूल कंटेन्स कंज्यूम फूड, जो उसके पास फूड है, ठीक है। एक डायग्राम दिखाती हूँ, पहले एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस, बाद में डिफरेंस मैं यहीं से करा दूंगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। इसको देखेंगे। पहले एनिमल सेल की बात करूं, इसके ये जो दिख रहा है आपको, जो कवरिंग है, इसको मैं क्या बोल दूं, सेल मेम्ब्रेन बोल दूं। लेबलिंग देखो मेरे साथ साथ सीखो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा, यानी ये पूरा का पूरा इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। इधर आ जाओ, ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज नोन एज SER, ठीक है। दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मैं अलग अलग जितने मुझे दिखते हैं मैं सारे मार्क कर देती हूँ, ठीक है। आ जाओ, और दिस इज वैक्यूल, ठीक है। और बाकी इसमें पैरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम ये सब है, बट आपको ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। गोल्गी, दिस इज गोल्गी एपरेटस, ठीक है। दिस इज गोल्गी एपरेटस। जितना मुझे दिख रहा है क्लियर, जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े ऑल मुझे सबको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। इधर आ जाओ, प्लांट्स जब भी बनाओ एनिमल सेल को गोल बनाओ, प्लांट सेल को ऐसा थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का बनाओ, ठीक है। इधर देखो, जो ये दिख रहा है दिस इज वैक्यूल। मैंने बताया ना प्लांट सेल में बड़ा होता है, इसी को सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। अभी जो मैंने सेंट्रल वैक्यूल पढ़ाया ना कि वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो दिस इज सेंट्रल वैक्यूल। यानी 50 से 90% तक इसमें क्या भरा है, वाटर भरा है, ऑर्गेनिक मतलब उसको सेल सैप बोलते हैं। इसमें मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, वाटर है, सारी काम की चीज़ें जो प्लांट को चाहिए, तो इसी को सेंट्रल वैक्यूल बोल देंगे। बाकी सब कुछ दिस इज प्लास्टिड, और स्पेसिफाई भी ये क्लोरोप्लास्ट टाइप का दिख रहा है, ठीक है। दिस इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। पहले आउटर कवरिंग बतानी चाहिए थी मुझे। ये अंदर वाली है सेल मेम्ब्रेन, और ये ग्रीन वाला इज नोन एज सेल वॉल, ठीक है। दिस इज सेल वॉल, ठीक है। सेम दिस इज न्यूक्लियस, ये करने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोलस। इसके बाद दिस इज रफ RER, दिस इज स्मूथ SER, और दिस इज अगेन गोल्गी एपरेटस, ठीक है। कुछ लेबलिंग है, आप पहचानना अच्छे से करना। हो सकता है बनाने को आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। मैं वो टेबल देखो, ये वाली जो टेबल है ना, ये मैं नहीं पढ़ा रही, आप डिफरेंस खुद से लिखना सीख लो। ये पूरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से डायग्राम बना के डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। 3-4 पॉइंट के डिफरेंस आपके होने चाहिए। तो ये हो गया आपके प्लांट और एनिमल सेल विथ प्रॉपर लेबलिंग, ठीक है। लास्ट एंड द फाइनली लास्ट पार्ट क्या है, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। एक सेल से नए सेल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आपके 2 टाइप के सेल डिवीजन है, एक है माइटोसिस और एक है आपका मेयोसिस, ठीक है। मैं रफली समझाती हूँ, सुनो। माइटोसिस का काम आप एक तरीके से, ये सेल डिवीजन के 2 अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जो भी आपकी ग्रोथ होती है ना, आपकी बॉडी के जो भी कैरेक्टर्स, ऐसे समझेंगे, जितने भी, एक वर्ड है सोमैटिक सेल्स, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड सीनियर क्लासेस में यूज़ करते हैं, 10th में तो पढ़ोगे बट 9th में नहीं यूज़ करते, बट समझ लो। एक बॉडी में होते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स का मतलब है आपकी बॉडी जैसी भी दिखती है वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल है सोमैटिक सेल की वजह से। आपका हाइट कैसा होना है, आपका शेप कैसा होना है, मतलब आपके बॉडी के दुनिया भर के कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है, सोमैटिक सेल्स। तो जब भी हमें सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, जब भी ये सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं, तो इनके पीछे कौन सा डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेयोसिस की,
अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो बेटा आपकी सोमैटिक सेल का मतलब सिर्फ इतना सा, अगर और छोटे में समझाऊं तो सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, यानी रिप्रोडक्शन का काम ये नहीं करते, सिर्फ ग्रोथ, हाइट ये सब देखते हैं, ठीक है। तो जब ग्रोथ, हाइट की जरूरत होगी तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जब बॉडी रिप्रोड्यूस करेगी, जब रिप्रोडक्शन का काम होगा, तो वहाँ सोमैटिक सेल का कोई यूज नहीं है, सोमैटिक सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब रिप्रोडक्शन का काम होता है तो वहाँ कौन से सेल्स, कहाँ कौन सा डिवीजन यूज होता है, वहाँ पे आपके मियोसिस। देखो एक वर्ड होता है गैमेट्स, एक वर्ड होता है गैमेट्स, जैसे मेल में होता है स्पर्म गैमेट्स, फीमेल में होता है एग या ओवम गैमेट्स। इसी गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, इसी गैमेट को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, और इसी गैमेट को हम जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं और गैमेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये तीन अलग अलग नाम ले रही हूँ, है तीनों एक ही चीज़। जर्म सेल बोल दो, सेक्स सेल्स बोल दो, आप गैमेट्स बोल दो। यानी जब इन तीनों के डिवीजन की जरूरत पड़ती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। इधर देखो होता क्या है, डिवीजन इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है। अच्छा, डिवीजन सेल डिवाइड। अब ये देखो आपका ये एक सेल है, ध्यान से देखना, सेल है, ठीक है, अंदर की चीज़ें नहीं। जब एक पेरेंट सेल, पीसी मतलब पेरेंट सेल, प्रियंका चोपड़ा नहीं, जब एक पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड करे, ठीक है, सिर्फ दो सेल्स में डिवाइड करे, तो ऐसे सेल डिवीजन को हम माइटोसिस बोल देंगे। सपोज नॉर्मल कितना नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, नॉर्मल 46 नंबर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 46 होंगे। पेयर की बात करूँ तो 23 पेयर होते हैं। तो आउट ऑफ 23 पेयर 22 आर सोमैटिक, 23 में से 22 कैसे हैं, सोमैटिक है, यानी काम सिर्फ ग्रोथ और रिपेयर का है, ठीक है। तो अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम है, 23 बोल दो, तो इसके पास भी 46 होगा और इसके पास भी 46 होगा। इतना समझ में आया, यानी यहाँ क्रोमोसोम के नंबर कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। ये इक्वेशनल डिवीजन है, इसको और भी बोलते हैं, माइटोसिस को हम एक इक्वेशनल डिवीजन भी बोल सकते हैं। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल, बराबर क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहेगा, ठीक है। इधर देखो ये कहाँ हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम हो रहा है। तो ये क्या बनाएंगे आपके, देखो ये आपकी गैमेट्स बनाएंगे, मेल में स्पर्म सेल्स बनाएंगे, फीमेल में एग या ओवम बनाएंगे। एग या ओवम एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो इनका मेनली कहाँ दिखने को यूज मिलेगा, आपका जर्म सेल्स में मिलेगा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, आपके मियोसिस का पहला स्टेप एग्जैक्ट सेम होता है माइटोसिस से। देखो देखो ये है पेरेंट सेल पीसी, ये देखो दो डॉटर सेल बने, यानी ये पहला स्टेप कैसा है, माइटोसिस की तरह ही है कि पेरेंट सेल के दो डॉटर सेल्स बनेंगे। बट आपका यहाँ एक और स्टेप होता है, इसका सेकंड स्टेप क्या है, ये डॉटर सेल्स ही फर्दर डिवाइड करेंगे। देखो एक डॉटर सेल, दो डॉटर सेल, तीन डॉटर सेल, चार डॉटर सेल, यानी एक पेरेंट सेल से कितने सेल्स मिले, 4 सेल मिले, एक ही पेरेंट सेल से। दिस इज द पेरेंट सेल, एक ही पेरेंट सेल से मुझे कितने सेल्स मिले, या 4 सेल्स मिले। अब इनके बीच होता है क्रोमोसोम का डिवीजन। अब यहाँ क्या सीन होता है, सपोज यहाँ थे 46 क्रोमोसोम, यहाँ भी थे 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी थे 46 क्रोमोसोम। अब ये इसके पास 46 नहीं रहेंगे, यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर हो जाएंगे आधे, यानी इस 46 का 23, ये ले 23 इधर क्या गया, 23 इधर गया, 23 फिर इसका 23 इधर गया, इसका 23 इधर गया, यानी पेरेंट सेल की तुलना में इसमें नंबर घटा। यानी आपका मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। यही वाला केस है। एक चीज़ और बता दूं, जैसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि मैम जब कोई जाइगोट फॉर्मेशन होता है या जब कोई न्यू इंडिविजुअल जन्म लेता है तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर बैलेंस कैसे होते हैं। तो स्पर्म सेल या एग या ओवम कौन बना रहा है, मियोसिस बना रहा है, ठीक है। तो ये मान लो मियोसिस से बना आपका स्पर्म सेल, ये मियोसिस से बना आपका स्पर्म सेल, इसमें कितना क्रोमोसोम 23। ये बना आपका ओवम, इसमें कितना क्रोमोसोम 23। अब एक जाइगोट बनेगा, ये इधर दोनों का फ्यूजन हुआ और ये आपका बन गया एक जाइगोट। तो ये मान लो फादर से आया 23, मदर से आया 23, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46। बन गया एक नया इंडिविजुअल, क्रोमोसोम का नंबर हो गया बैलेंस। अब इसको ग्रोथ करनी है तो फिर ये माइटोसिस कर लेगा, अपना ग्रोथ करते रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो डिफरेंस लिखना सीखे, डायग्राम हमेशा बनाओ, पेरेंट सेल से 4 दिखा दो, इसमें पेरेंट सेल से 2 दिखा दो, और ये मेंशन करना जरूरी है, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड दिस इज माइटोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है सर, इतना ही है आपके चैप्टर में। अच्छे से सारा पढ़ना, रिवीजन करना, डायग्राम जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट सेल।